हाँ, कंपनी लॉ कंटिन्यू करें। लास्ट जो अपने टॉपिक देख रहे थे उनमें से आपकी कोई क्वेरी? स्वेट इक्विटी वाली स्कीम डिस्कस की थी ना, तो पूरी समझ में आ गई? कुछ पूछना है किसी को? कंप्लीट है। अब लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर का, दैट इज पेज नंबर 57। प्रेफरेंशियल बेसिस वाला टॉपिक बाकी है ना, 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ए और बी हमने देख लिया था, राइट इश्यू और ईसॉप वाली स्कीम है। यहाँ पे प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉटमेंट करने की बात हो रही है। दिस क्लॉज और सबसेक्शन इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी। क्लियरली बोला है कि अगर आप राइट शेयर ऑफर कर रहे हो तो आप इस सेक्शन में कवर नहीं करोगे अपने आप को, क्लॉज सी में। और अगर आप ईसॉप ऑफर कर रहे हो तो भी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके लिए अलग से 2 प्रोविजंस बने हुए हैं। यहाँ पे जो हम क्लॉज सी में बात कर रहे हैं वो अदर देन दैट है, मतलब हम जिनको सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं ना वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ना ही वो हमारे एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। ये जो सी पॉइंट इन्होंने रखा है ये प्रेफरेंशियल बेसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल या सिलेक्टेड कैटेगरी को सामने से इनवाइट करके टारगेट दिया जा सकता है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। वी आर ऑफरिंग इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी जो हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स नहीं है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आएगा, एक ब्रांडिंग भी होगी, और ऐसे लोग कंपनी से जुड़ेंगे जो उस बिजनेस को समझते हैं। कंपनी जैसा कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तरीके का प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया कि पब्लिक ऑफर नहीं है कि अनाउंसमेंट कर दिया आईपीओ आ रहा है फटाफट फॉर्म भर दो शेयर खरीद लो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि हम जिसको ऑफर कर रहे हैं, जिसको इन्वाइट कर रहे हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकता है और उसके बेस पे ही उसी को अलॉटमेंट करेंगे और किसी को नहीं। तो जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा हूँ वो डिपेंड कर सकता है कि कंपनी किनको सिलेक्ट कर रही है। अब देखो एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं। अब कोई ऐसी कंपनी है जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रही है, सर्जिकल डिवाइसेज एंड ऑल। हॉस्पिटल में जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आजकल हॉस्पिटल्स में इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, आप देख ही रहे हो कि हर चीज़ में उनके पास टेक्नोलॉजी का बहुत बेनिफिट है और उससे ट्रीटमेंट करना उनके लिए ईजी हो गया है। अगर आपने कहीं अभी सुना हो रिसेंटली, तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, ऑटोमेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके रोबोट आपका ऑपरेशन करेगा, इसका जो है ट्रायल चल रहा है। पढ़ा इसके बारे में, सुना? सर्च करना। उसके ऊपर रिसर्च का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना भी किसी को ऑपरेट किया जा सकता है। एक रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रोग्राम तरीके से किसी का ऑपरेशन कर सकता है। इसके ऊपर वो लोग अभी ट्रायल कर रहे हैं कि इसको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, और इसके ऊपर अभी रिसर्च फेज में है, वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। लेकिन कहीं वो लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ डेवलप हो जाए तो जो डॉक्टर्स की लिमिटेशन की हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स इतने बिजी हैं, लिमिटेड हैं, और बहुत कम लोग हैं जो सर्जरी वाला काम कर सकते हैं, और उनके पास भी वेटिंग होता है। मतलब डॉक्टर्स के पास भी वेटिंग होता है कि भाई सर्जरी इतनी लाइंड अप है, ये खत्म होगी तो हम किसी और का काम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो उसको उनको वो थ्रेट नहीं है कि हम हमारा काम फिर रोबोट करने लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे। उनके पास ऑलरेडी इतना काम है कि अगर वो थोड़ा डिवाइड भी हो जाएगा ना तो वो उनके लिए ईजी रहने वाला है। और ऐसा तो है नहीं घर पे आप वो रोबोट खरीद लोगे कि सब अपना अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेंगे, वो तो होगा नहीं। उनके असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो टाइम उनको देना पड़ता है पर पेशेंट वो कहीं ना कहीं कट डाउन हो जाएगा। इस चीज़ पे बात हो रही है। अब अगर कोई कंपनी सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब के ऊपर काम कर रही है, पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहती है और इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहती है, तो उनके लिए टारगेट इन्वेस्टर कौन हो सकता है? जो उस बिजनेस को समझता है। आया समझ में? उस बिजनेस को समझने वाले कौन लोग होंगे? डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड, फार्मास्यूटिकल बिजनेस को समझने वाले लोग ही हो सकते हैं। तो ऐसी चीज में ना इन लोगों को प्राइवेटली इन्वाइट किया जा सकता है कि भाई सारे डॉक्टर्स को इन्वाइट कर दिया कि आप सब लोग क्योंकि इस फील्ड से कनेक्टेड हो, वी आर ऑफरिंग कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इतने इतने शेयर हम आपको ऑफर कर रहे हैं, इतना पेमेंट करके आप हमारे इन्वेस्टर बन सकते हो, तो एप्लीकेशन कर दो ताकि हम आपको अलॉटमेंट कर सके। तो दिस इज अ प्राइवेट इन्विटेशन, नॉट अ पब्लिक ऑफर। अब जिसको ये इन्विटेशन नहीं मिला है वो चाहे भी तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता इस रूट के थ्रू। आगे है समझ में? तो ये बेसिक आइडिया है कि प्रेफरेंशियल बेसिस पे किसी को शेयर्स अलॉट करना मतलब सिलेक्टेड पीपल, सिलेक्टेड ग्रुप को टारगेट करके उनको इन्वाइट करना कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब लैंग्वेज में भी यहाँ देख लेते हैं, ये बात मैं आपको टैली करा देता हूँ, देख लो। सबसे पहले सेक्शन में क्या बोला? इट डील्स विद द इशू ऑफ शेयर्स to persons other than existing shareholders and provide that a company can issue further shares to persons other than existing shareholders either for cash or for a consideration other than cash if the company in general meeting passes a special resolution। तो ये necessary compliance हो गया। और दूसरा, price is determined by the valuation report of a registered valuer। कल भी बात हो रही थी ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, तो ये वही रजिस्टर्ड वैल्यूअर है जिनकी रिपोर्ट के बेसिस पे शेयर्स की वैल्यूएशन निकाली जाएगी और कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाएगी कि एक शेयर पे कितना पैसा चार्ज करना चाहिए जो सही रहेगा। वैसे तो ये बात हो रही।
रूल में आप देख लो, सेक्शन में तो इतनी सी बात बोल के खत्म कर दिया, जो डिटेल उन्होंने समझाई है वो आपको साथ में रूल्स में दिखेगी। मैंने बोला था कंपनीज रूल्स के अंदर बहुत सारा सब डिवीजन किया हुआ है, तो यहाँ जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, वो एक सब हेडिंग है। उसके अंदर है रूल नंबर 13 जो आपको फर्स्ट सब रूल में प्रेफरेंशियल ऑफर क्या होता है वो एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिलेगी। द एक्सप्रेशन मीन्स एन इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी to any select person or group of person on a preferential basis and does not include shares or other securities offered through a public issue, right issue, ESOP scheme, employee stock purchase scheme or an issue of sweat equity or bonus or depository receipts issued in a country outside India or foreign securities। मतलब बोला कि इसके अलावा और जो भी सिक्योरिटीज हम जिस नाम से इशू करते हैं, जो सारे नाम दे रखे हैं वो आपने कोई ना कोई दूसरे सेक्शन में पढ़ लिए, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ इंक्लूड मत करना। बोनस शेयर को 63 में रहने दो, ईसोप को 62(1)(b) में रहने दो, राइट वाले को 62(1)(a) में रहने दो, यहाँ लेके मत आओ। आईडीआर, जीडीआर, एडीआर जो होता है डिपॉजिटरी रिसीट्स वो अलग कैटेगरी है, तो सबका स्पेशल सेक्शन है। स्वेट इक्विटी का 54 है, उन सबको अलग रखो। उसके अलावा अगर हम किसी को सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करते हैं तो फिर वो इस कैटेगरी में प्रेफरेंशियल ऑफर वाली कैटेगरी में आएंगे। और इस प्लेसमेंट को, इस अलॉटमेंट को हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। वो आगे एक सेक्शन 42 इसी स्टोरी में आगे कंटिन्यू होने वाला है। आगे कुछ समझ में क्लियर हो रहा है? स्पेशल रिजोल्यूशन वाली बात रिपीट की है। उसके बाद फर्स्ट प्रोविजो में, इन केस अ प्रेफरेंशियल ऑफर मेड बाय अ कंपनी टू वन और मोर एग्जिस्टिंग मेंबर्स ओनली, द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 एंड प्रोविजो टू सब रूल 3 ऑफ रूल 14 शैल नॉट अप्लाई। अब ये रूल 14 पे आएंगे तो देखेंगे, अभी मैं इसको रिलेट नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोविजो देख लो, प्राइस ऑफ शेयर्स टू बी इशूड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस बाय अ लिस्टेड कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मतलब अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है और आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हो तो प्राइसिंग के मामले में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से स्पेशली रिपोर्ट निकलवाना जरूरी नहीं है। इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट और उनका जो फाइनेंशियल ऑफिस का स्टाफ होगा वो खुद कैलकुलेशन कर सकता है, दैट इज मोर देन इनफ। तो एक रिलैक्सेशन उनको दे दिया, ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट सब रूल में बात हो रही है अनलिस्टेड कंपनीज की, क्योंकि लिस्टेड के लिए ऊपर एक रिलैक्सेशन दिया ही था। अनलिस्टेड वालों को तो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे क्योंकि वहाँ सेबी का रोल होता नहीं है। कल भी हम बात कर रहे थे लिस्टेड एंटिटीज में सेबी रेगुलेशंस और अनलिस्टेड में कंपनीज रूल्स। तो ये कंपनीज रूल अनलिस्टेड वालों के लिए देखें कंडीशंस में क्या फुलफिल करना है। पहले तो बोला आर्टिकल्स में परमिशन होनी चाहिए, ये बात तो हर आंसर में आती है, ये आपको पता है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सी पॉइंट उन्होंने ओमिट कर दिया था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, और जो डी था वो अपनी जगह ही है, उसको फिर सी की जगह रिप्लेस नहीं किया, इसलिए सी क्लॉज एक्चुअली में खाली है, कुछ नहीं लिखा है वहाँ। डी क्लॉज में बात हो रही है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ये बातें आप समझते हो, हर आंसर में हम डिस्कस कर ही रहे, रिपीट पॉइंट है। अच्छा, कल हम नहीं बात कर रहे थे स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास करते हैं तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 1 ईयर, 12 मंथ्स, 1 मंथ, कितनी थी? 12 मंथ्स। मैंने आपको बोला था कल भी ये अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना कि स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो अगर आप पास करते हो फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स ओनली। तो अगले 12 महीने में अगर आप वो सिक्योरिटी फिर अलॉट नहीं करते हो तो रिजोल्यूशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से पास करना पड़ेगा। ये पॉइंट था, सेम बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। एफ पॉइंट में भी वही स्टोरी कंटिन्यू की कि फिर नया रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जी पॉइंट में बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ द शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज टू बी इशूड ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस आइदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये बात भी अपन ने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, इसके बाद ये वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। ये एच पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस रूल में से, थोड़ा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए, और फिर एक बार क्लियर हो गया फिर प्रॉब्लम नहीं है। बट लास्ट डे पे रिवाइज करके जाओगे तो एग्जाम में आपके माइंड में रहेगा, नहीं तो हो सकता है कि आप आधा पॉइंट भूल जाओ। तो इसलिए इसको लास्ट डे पे रिवीजन करना मत भूलना, ये उस कैटेगरी की कंडीशन है। यहाँ बोला है वेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस विद एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर एंड गेट द इक्विटी शेयर्स अलॉटेड, द प्राइस फॉर द रिजल्टेंट शेयर्स परसुएंट टू कन्वर्जन शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो ये सिचुएशन है क्या, पता चल रहा है? जो सिक्योरिटीज आपने प्रेफरेंशियली ऑफर की है वो इक्विटी नहीं है, वो क्या है? कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है। हो सकता है डिवेंचर्स हो, डेट सिक्योरिटी हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, और आपने उनको बोला हुआ है कि अभी आप ये सिक्योरिटी ले लो, इन फ्यूचर ये सिक्योरिटीज इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लॉन्ग टर्म में आप हमारे शेयर होल्डर बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वाला मैटर होता है, प्राइसिंग को लेके रिलेटेड क्लैरिफिकेशन जरूरी होता है। भाई जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये समझाओ कि आज आप उसको जो सिक्योरिटी दे रहे हो वो कौन सी है और उसके कितने पैसे आप पर यूनिट चार्ज कर रहे हो। अच्छा, ये डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर जब इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक शेयर की क्या प्राइस मानी जाएगी और कितने रुपए का एक शेयर बाद में माना जाएगा,
जरूरी तो नहीं है ना कि डिबेंचर की और इक्विटी शेयर की पर यूनिट वैल्यू सेम हो, नॉट नेसेसरी। डिबेंचर की तो पर यूनिट वैल्यू 1000 रुपीज भी होती है फेस वैल्यू, शेयर्स में नहीं होती। मार्केट में आप देखोगे तो शेयर्स की जनरली फेस वैल्यू 1 रुपया या 10 रुपये होती है, उससे बहुत ज्यादा नहीं होती। तो अगर ये सब चीजें हैं तो आप इन्वेस्टर को पहले से क्लियर करो कि भाई कन्वर्जन के टाइम पे क्या होगा, और आपने जो आज पैसा दिया है वो जब इक्विटी में बटेगा तो पर शेयर क्या प्राइसिंग हम रखेंगे, समझ आए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है और उनको कैसे इंटीमेट करना है, इसके लिए 2 ऑप्शन है। अब उसमें आगे की स्टोरी देखो। इसमें बोला कि जो रिजल्टेंट शेयर्स कन्वर्ट होंगे उसका जो प्राइस रहेगा, जो भी आप बोल रहे हो, वो आप उनको आज भी बता सकते हो और उनको इन फ्यूचर भी बता सकते हो। दोनों ऑप्शन कंपनी के पास रहेंगे। फर्स्ट में आप देखना लिखा हुआ है आइदर अपफ्रंट। वो अपफ्रंट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में ही आज के आज बताना पड़ेगा कि भाई 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी ये सिक्योरिटीज इक्विटी में कन्वर्ट होंगी तो सिचुएशन में क्या होगा। आगे ये समझ में क्लियर हुआ। तो अपफ्रंट प्राइस अभी से बता दो ताकि इन फ्यूचर किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, ये पॉइंट है। दूसरा जो सेकंड पॉइंट है ना, उसकी एक बार आप लैंग्वेज पढ़ लो, खाली पहले आप रीड कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगी। हाँ, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपने लैंग्वेज एक बार रीड कर ली। अब देखो लैंग्वेज के साथ मैं आपको टाइम लिमिट समझा दूं कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। तो एक मैंने आपको बोला कि आज अगर आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल बेस पे ऑफर कर रहे हो तो आप अभी अपफ्रंट बता सकते हो कि भाई 2 साल 3 साल बाद जब भी इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो एक शेयर इतने रुपए का हम काउंट करेंगे और इस हिसाब से यूनिट्स जो आपको अलॉट कर देंगे, तो बात खत्म हो गई। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो कन्वर्जन की डेट आएगी उससे थोड़े दिन पहले भी बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज के आज ही बताना है, ऑप्शन रहेगा। अब ये थोड़े दिन पहले मतलब कैसे करना है, तो बोला एट द टाइम विच शैल नॉट बी earlier than 30 days to the date when the holder of the convertible securities becomes entitled to apply for shares on the basis of valuation report of the registered valuer which is given not earlier than 60 days of the date when the holder of security becomes entitled to apply for shares। तो ये जो रेफरेंस डेट है ना वो एक ही है। उन्होंने क्या बोला, जिस दिन वो सिक्योरिटी होल्डर इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मतलब उसके पास राइट आ जाएगा कि आज वो बोल सकता है कि भाई मुझे इक्विटी शेयर दे दो, दैट इज द रेफरेंस डेट। उसके कितने दिन पहले आपको उसको प्राइस बताना पड़ेगा, 30 डेज अर्लियर। उसके पहले के जो 30 दिन होंगे उन 30 दिनों में आप कभी भी उसको इन्फॉर्म कर दो कि भाई ये प्राइस पे कन्वर्ट होगा क्योंकि डेट आ रही है टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर दैट सिक्योरिटी और नॉट। तो उसके पहले 30 डेज में उसको इंटीमेशन दे दो। अच्छा, जो भी प्राइस आप उसको इंटीमेट करोगे, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के बेस पे ही होगा। तो बोले वो रिपोर्ट कितनी पुरानी हो सकती है, तो बोला जिस दिन उनके पास ये कन्वर्जन का राइट आएगा, राइट टू अप्लाई, उसके पहले वाले 60 डेज में बनी हुई रिपोर्ट होनी चाहिए। उससे पुरानी रिपोर्ट के बेस पे प्राइस डिटरमाइन नहीं करना है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, ये चीज वो बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते 2 साल पहले से वैल्यूएशन करवा के रख ली। वैल्यूएशन कब होती है, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ही होती है। आप जैसे अपने ज्वेलर की बात कर रहे थे, तो आपको कोई ज्वेलरी अगर सेल करनी है तो आप कब जाओगे ज्वेलर को पूछने, जब बेचने की जरूरत पड़ेगी तभी जाओगे ना। ऐसा तो नहीं ना 5 साल पहले से वैल्यूएशन निकलवा के रखी है, वो वैल्यूएशन रेलेवेंट होगी क्योंकि रेट चेंज हो गए होंगे। समझ में आ रहा है। तो ये चीज सिक्योरिटीज में, असेट्स में, शेयर्स में, हर एक टाइप की असेट में हो सकती है जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसलिए बोला कि वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। लेटेस्ट मतलब कितनी, जिस दिन कन्वर्जन की डेट है उसके पहले वाले 60 डेज में बनी हुई रिपोर्ट होनी चाहिए, उससे पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो अब ऐसे अगर इसमें टाइमलाइन देखोगे ना तो रेफरेंस डेट जो है वो एक ही है, एक बार उसको लिख लेना, समझ लो उसको। जो रेफरेंस डेट है वो अपने ये मान लेते हैं जिस दिन उनके पास वो राइट आ जाएगा, ठीक है, राइट टू अप्लाई फॉर कन्वर्जन, ठीक है, ये मान लेते हैं, दिस इज द रेफरेंस डेट। अब बोला उनको जो प्राइस बताना है ना वो इसके पहले वाले 30 डेज के अंदर अंदर आप बता सकते हो। ठीक है, और ये जो आप प्राइस बता रहे हो उनको इस ड्यूरेशन में, वो प्राइस रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के बेस पे डिटरमाइन करना पड़ेगा, और जो रिपोर्ट वो वैल्यूअर ने दी होगी वो इसके पहले वाले ये जो 60 डेज है ना इसके अंदर बनी हुई रिपोर्ट होनी चाहिए। इससे पुरानी रिपोर्ट अगर होगी तो वो रिपोर्ट वैलिड नहीं होगी और उसके बेस पे दिया गया प्राइस सही नहीं माना जाएगा। अब क्लियर, समझ आ गया। तो ये 30 डेज के अंदर प्राइस का इंटीमेशन देना है और रिपोर्ट जो है वो इन 60 डेज के अंदर बनी होनी चाहिए, उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो पहले क्या काम होगा, पहले रिपोर्ट बनेगी फिर प्राइस दोगे, या पहले प्राइस दे दोगे फिर रिपोर्ट बनेगी? पहले रिपोर्ट बनेगी, इसलिए ये 60 डेज रखा है ना। तो आइडियली क्या हो गया कि आप इस ड्यूरेशन में जो रिपोर्ट है वो बनवा लो और इस ड्यूरेशन में उनको प्राइस के बारे में अपडेट कर दो। आया समझ में। और ऐसा नहीं है कि एकदम 30+30 कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा, क्योंकि आप चाहो तो 45 डेज बाद भी रिपोर्ट बना सकते हो और लास्ट 15 दिन में भी इंटीमेशन दे सकते हो, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो सेक्शन की लैंग्वेज यही बोल रही है, जिस दिन उनके पास कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई करने का राइट आएगा उसके पहले 30 दिन में उनको कभी भी, आप 2 दिन पहले बताओ तो भी चलेगा, लेकिन प्राइस बता देना।
जिस रिपोर्ट के बेस पे प्राइस बता रहे हो वो रिपोर्ट लास्ट 2 महीने में बनी हुई होनी चाहिए, उससे ओल्ड रिपोर्ट होगी तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। सिंपल एकदम रूल, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो आपको ऐसे भी अगर नोट करना है वहाँ पे तो ये टाइमलाइन बना के रख सकते हो। दोनों कंडीशन 30 और 60 डेज के लिए रेफरेंस डेट एक ही है, कहने का मतलब वही है, रेफरेंस पॉइंट यही है, यहाँ से 30 और यहाँ से 60 ऐसे ही गिना जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। एग्जाम में आप जब सेक्शन समझा रहे हो आपको लगे ऐसा कुछ फ्लो चार्ट बनाना या डायग्राम बनाना, बना सकते हो, पेंसिल से ड्रॉ करके भी आ जाओ तो वो तो अच्छा ही है, इंटरप्रिटेशन क्लियर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। अगर आपको लगे कि और क्लैरिटी के लिए समझाना है आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। चलिए, लास्ट 30 डेज में, कन्वर्जन के एकदम 30 दिन पहले, उससे पहले नहीं, विद इन 30 डेज बोला। डेट कुछ लिखनी है, डेट भी लिखवा देता हूँ, चलो 31 जुलाई 2022। तो इसके पहले वाले 30 डेज मतलब 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में, और इसके पहले और 30 डेज आपको काउंट करने पड़ेंगे। जून में तो 30 होते हैं ना, ये 1 जून आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक। तो यहाँ से 60 डेज और यहाँ से 30 डेज ऐसे काउंट करना है। अब ठीक है, क्लियर? कोई कन्फ्यूजन इसमें, किसी को कुछ नहीं समझ आया? ठीक है, नोट कर लो आप, ये पॉइंट अपना कंप्लीट है। आगे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। प्रोवाइडेड दैट में तो सिंपल बात बोली है ना कि आपको फर्स्ट पॉइंट में जाना है अपफ्रंट वाले पे या इस ऑप्शन में जाना है, ये बात आप कब डिसाइड करोगे कि हम प्राइस अभी बता रहे हैं या इस टाइम पे बताएंगे? ये बात तो तब डिसाइड होगी ना जब आपने वो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर ऑफर किए होंगे स्टार्टिंग में, तभी आप सोच लोगे ना कि हम प्राइस अपफ्रंट बता रहे हैं, या फिर आप ये सोच लोगे प्राइस अपफ्रंट नहीं बता रहे हैं, इस तरीके से बता देंगे। तो क्लैरिफाई तो पहले ही करना पड़ेगा, और प्राइस की डिटेल कब दोगे, अभी दे रहे हो या बाद में, आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा। तो ये प्रोविजो में बोला, कॉमन सेंस वाली बात है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। नेक्स्ट, अगले पॉइंट में भी वही बात हो रही है, लेकिन जो पेमेंट है वो अदर देन कैश है। कल ये बात डिस्कस हो चुकी है ना, नॉन कैश। तो उसमें मैंने आपको स्वेट इक्विटी में बोला था, या आपको प्रेफरेंशियल ऑफर में बोल रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर पैसा दे रहा है ना, वो इन्वेस्टर पैसा नहीं दे रहा, बोल रहा है मैं असेट दे दूंगा सामने, या कोई आपको गुड्स प्रोवाइड कर दूंगा या असेट प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें भी वैल्यूएशन रिपोर्ट दोनों चीज की मैच होनी चाहिए, कि जितने के आप शेयर ऑफर कर रहे हो और जितने की वो असेट आपको सामने दे रहा है नॉन कैश में, उसकी वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं हो रही। कंपनी को जो असेट मिलेगी, अगर 12 महीने से ज्यादा यूज आने वाली है तो कैपिटलाइज कर लो, नहीं यूज आने वाली है एक्सपेंस में डाल दो, क्लियर? तो वो सेम रूल रहेगा यहाँ पे भी। देख लो, जे पॉइंट में वही बोला है जो ए और बी उसमें बताया ना, 1 और 2 उसमें वही पॉइंट है, डेप्रिसिएशन या फिर एक्सपेंस। एक्सप्लेनेशन देख लेना, वो नया पॉइंट है। बोला जब तक कंपनी कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट ना कर ले प्रोविजंस के हिसाब से, तब तक के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर आपको निकलवानी हो तो आपके पास 2 और ऑप्शन रहेंगे। एक इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर जो सेबी रजिस्टर्ड हो, जिसके पास लाइसेंस हो, और दूसरा कोई ऐसा इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कम से कम 10 साल से प्रैक्टिस में है। इनसे भी आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाला काम करा सकते हो, बट जब तक आपको कोई एक्चुअल ऑफिशियल रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं मिल जाता तब के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई परमानेंट फिर इनसे ही काम कराओ, टेम्पररीली आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो उतना स्ट्रिक्ट इशू नहीं आने वाला यहाँ कि पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर ढूंढना पड़े, ऐसा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में, द प्राइस ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज टू बी इशूड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस shall not be less than the price determined on the basis of valuation report। implied है, रिपोर्ट निकलवा रहे हो फिर उसका प्राइस फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब हुआ रिपोर्ट निकालने का? आप उसे ज्यादा प्राइस कोट कर सकते हो, कम प्राइस कोट नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखना, मिनिमम आपको उतना प्राइस तो कोट करना ही पड़ेगा। आगे समझ में क्लियर? अब नेक्स्ट पेज पे आपका रिपीट आंसर प्रोसीजर पढ़ के देख लेना, सेम ही मिलेगा पूरा। आगे समझ में क्लियर हुआ? अब देखो 62(1)(c) जो है वो कंप्लीट है आपका, प्रेफरेंशियल ऑफर आपको पूरा समझ में आ गया। ऐसे ही एक रिपीट टॉपिक है, मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये टॉपिक ऐसे अलग अलग 2 सेक्शन में देना नहीं चाहिए था, क्योंकि बात दोनों में सेम हो रही है, आप भी पढ़ोगे तो वही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज सेक्शन नंबर 42। देखो पेज 60 पे आपको टॉपिक दिखेगा, वहां से स्टार्ट हो रहा है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट लिखा है। उसके अंदर की लैंग्वेज भी पढ़ोगे ना, तो अभी जो प्रेफरेंशियल ऑफर में समझा है ना 13(1) में वही लिखा है एज इट इज। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को पब्लिक ऑफर के बिना प्राइवेटली शेयर ऑफर किए जा रहे हैं एप्लीकेशन बेसिस पे, तो आप एप्लीकेशन करो, हम आपको इन्विटेशन दे रहे हैं और फिर आप शेयर्स अलॉटमेंट ले लो। तो प्राइवेट प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन दोनों स्कीम्स में है नहीं, थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस का ही फर्क है, तो हम डायरेक्टली वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है। तो पहला टॉपिक आप देख लो, उसमें कुछ नया नहीं।
सेकंड जो लिखा है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, वो भी सेम। इसमें ये एक बात हाईलाइट की है कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर जो है वो आप रिनाउंस नहीं कर सकते। वो तो मैंने पहले भी बोला कि जिसको इन्विटेशन है पर्सनल उसके नाम से होगा तो वही अप्लाई कर सकता है, पास ऑन नहीं कर सकता। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दी, राइट ऑफ रिनाउंसिएशन नहीं है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब इसके बाद जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना वो कुछ नया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू होम ऑफर कैन बी मेड एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स, जो 62(1)(c) में नहीं लिखा था लेकिन यहाँ क्लैरिफाई किया हुआ है कि कितने लोगों को हम इस तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट के बेस पे शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। तो उसका नंबर आपको ध्यान रखना है। सेक्शन में देखो नंबर कुछ और है, वहाँ आपको दिखेगा 50 पीपल, है ना, लेकिन नीचे रूल में देखोगे तो लिखा हुआ है 200 पीपल। तो कौन सा फॉलो करें, सेक्शन वाला है रूल वाला? अब जब सेक्शन में लिखा है ना तो उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल, और रूल बोलता है 200, एक्चुअल लिमिट है 200। अब एग्जाम में जब आप प्रोविजन लिखोगे तो थोड़ा ना क्लियरली प्रेजेंट करना पड़ेगा, कैसे लिखना है बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। आप ऐसे लिखोगे भाई सेक्शन 42 ये बोलता है कि भाई 50 लोगों को एक साल में हम प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे शेयर ऑफर कर सकते हैं। उसमें ऐसा है 50 पीपल और एज पर द एक्सटेंडेड लिमिट बाय द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। तो फिर जब वो प्रिस्क्राइब्ड रूल में जाते हो तो वहाँ एक्सटेंडेड लिमिट कितनी है, 200। तो 50 सेक्शन बोल रहा है, बट सेक्शन साथ में ये भी बोल रहा है कि भाई मैं 50 बोल रहा हूँ, बट रूल में अगर इस लिमिट को हायर या एक्सटेंड किया जाता है तो वो फॉलो होगी। तो अगर रूल 200 बोल रहा है तो अल्टीमेटली लिमिट कौन सी फॉलो होगी, 200। तो वो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन मत रखना। अगर कोई न्यूमेरिकल केस वो पूछ लेते हैं कि भाई 75 लोगों को ऑफर किया, 120 लोगों को ऑफर किया, अब बताओ क्या होगा, तो दैट इज ओके, अप टू 200 चलेगा। बट प्रोविजन समझाते टाइम 50 और 200 दोनों बातें लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलने के चांस ज्यादा है। आप डायरेक्ट 200 लिख दोगे ना तो आपने सेक्शन नहीं समझाया, सिर्फ रूल समझाया, आंसर आपका कंक्लूजन ठीक है, बट आधा 1 मार्क काटना होगा तो वो राइट फिर चेकर के पास रहेगा। आ गया समझ में? तो सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है। अब ये जो 50 या जो हायर नंबर बोला 200 का, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स बोले हैं, एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी बीइंग ऑफर्ड बाय ईसोप। तो वो बात तो अलग ही हो गई। तो जिनको ईसोप ऑफर कर रहे हैं 62(1)(b) में, उनको फिर 42 में क्यों लाएंगे, उनको अलग ही रखो, वो इंक्लूड नहीं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या जो QIBs होते हैं वो लोग कंपनी में एक पूरा स्टेक परचेज करते हैं, और वो इंडिविजुअल्स नहीं होते, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी या ऐसी सब एंटिटीज हो सकती है। तो QIBs को अपने यहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट में ये 50 या 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं कर रहे। उनको मिला के अगर 200 से ज्यादा लोग भी हो गए तो चलेगा, वो डिफरेंट कैटेगरी है। तो QIB एंड ESOP आर नॉट सब्जेक्ट टू दिस लिमिट, वो अलग है। बाकी के लोगों के लिए लिमिट एप्लीकेबल रहेगी, और ये पर ईयर लिमिट है, 200% इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये ईयरली लिमिट है, वन टाइम नहीं। लास्ट पॉइंट में, where a company listed or unlisted makes an offer to allot or invite subscription, allots or enters into an agreement to allot securities to more than the prescribed number of people, whether the payment for the security has been received or not, or whether the company intends to list its security or not on any recognized stock exchange in or outside India, the same shall be deemed to be the public offer and shall be accordingly dealt। बहुत बड़ा पैराग्राफ बना दिया। काम की बात सिर्फ इतनी थी कि 200 से ज़्यादा लोगों को अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पे गलती से भी शेयर ऑफर कर दिए, पैसा ले लिया है, बाकी है जो भी है, उसको कैसे ट्रीट कर लिया जाएगा, एज अ पब्लिक ऑफर। वो प्राइवेट प्लेसमेंट के बदले अब क्या बन जाएगा, पब्लिक ऑफर। तो अप टू 200 पीपल अगर आप ये लिमिट में रह रहे हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, 42 लगेगा, 62(1)(c) में कवर होगा। लेकिन 200 से ज़्यादा अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर दिया लोगों को तो डीम टू बी अ पब्लिक ऑफर हो जाएगा, क्योंकि लिमिट से बाहर जाओगे तो पब्लिक ऑफर में काउंट होगा। आया समझ में? क्लियर? बस इतनी सी बात बोली है उसमें, लेकिन जो ऊपर लिखा है लैंग्वेज में वो सेक्शन की लैंग्वेज है, तो सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर ली। मतलब बोला कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, उनके लिए, दोनों के लिए ये रूल है। मेक्स एन ऑफर टू अलॉट, या फिर इनवाइट्स फॉर सब्सक्रिप्शन, या एक्चुअली में अलॉट कर दो, या सिर्फ अलॉट करने का अभी आपने अग्रीमेंट में एंटर किया है, किसी भी स्टेज पे बात हो, या सिक्योरिटीज आपने अलॉट कर दी टू मोर देन 200 पीपल, तो उस सिचुएशन में ये पब्लिक ऑफर बन जाएगा अपने आप। और फिर पब्लिक ऑफर के सारे रेगुलेशंस इस ट्रांजेक्शन पे अप्लाई हो जाएंगे, और आपने फॉलो नहीं किए होंगे तो नॉन कंप्लायंस की पेनल्टीज आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना, अनलिस्टेड इज नॉट प्राइवेट। अनलिस्टेड में 200 से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी होती तो 200 मेंबर की लिमिट होती, तो वहाँ पे ये बात फिर आगे बढ़ जाती कि आप 200 से ऊपर मेंबर रख लिया आपने तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट ये अनलिस्टेड कंपनी भी पब्लिक कंपनी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 200 से ज़्यादा लोगों को ऑफर कर दिया तो वो अनलिस्टेड से आपको लिस्टेड में जाना पड़ेगा। ऐसी कोई नीड यहाँ पे उन्होंने बोली नहीं ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, अप्लाइंग फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। ये प्रोसीजर है, पैसे आपको किस तरीके से भरने हैं, फॉर्म कैसे देना है, ये रीड करके आइडिया आ जाएगा, वैसा पॉइंट है, तो मैं उसमें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नए पॉइंट्स है सिर्फ वही बता रहा हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाँ, अभी ये अलॉटमेंट के लिए टाइम लिमिट बोली है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जब इनविटेशन आप देते हो और सामने वो लोग एप्लीकेशन भर देते हैं, तो उसके बाद आपको उनको कितने दिन के अंदर अलॉट करके देनी है सिक्योरिटीज़, तो बोला है 60 डेज। और अगर 60 डेज में आप उनको सिक्योरिटीज़ अलॉट करके नहीं दे पाते हो तो आपको उनके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। रिफंड करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 15 दिन का। तो 15 डेज में पैसे रिफंड करना ज़रूरी है। ये 15 डेज मतलब वो 60 डेज के बाद, 60 डेज की एक्सपायरी के बाद। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो उसका ट्विस्ट देखना लास्ट में, 15 दिन अगर निकल गए, पैसा नहीं दिया, तो क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट का रेट क्या है, 12% पर एनम। लेकिन इंटरेस्ट कौन से डेट से लगना स्टार्ट होगा, वो 60 के बाद, मतलब वो 15 दिन का भी इंटरेस्ट लग जाएगा, समझ आया। 60 डेज में अलॉटमेंट करना था, वो टाइम तो निकल गया। उसके बाद 15 दिन में पैसा रिटर्न करना था। अगर 15 का 16 हो गया तो पूरे 16 दिन का ब्याज लगेगा। और 15th डे पे अगर आपने रिटर्न कर दिया तो 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं देना, सिर्फ पैसा वापस देना है। बट 16th डे होते ही पूरे वो 16 डेज का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, आंसर में लिखना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन वाला कोई अगर क्वेश्चन बना के पूछ लिया और आपको ये याद नहीं है तो गारंटी गलत हो जाएगा, इंटरेस्ट गिनने के लिए बोल दिया तो ये पॉइंट को आप अंडरलाइन करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉइंट्स में कुछ खास नहीं बचा है। सब्सक्रिप्शन मनी टू बी केप्ट, ध्यान दो, सब्सक्रिप्शन मनी टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, ये इम्प्लाइड है, एक बेसिक रूल है। जब तक आप लोगों का पैसा लेके उनको शेयर अलॉट नहीं कर देते हो तब तक वो पैसे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपसे अगर शेयर अलॉटमेंट के लिए पैसा लिया है एंड अलॉटमेंट पेंडिंग है, तब तक वो पैसा एज अ कंपनी मुझे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा और फिर मैं वो पैसा तब यूज़ कर सकता हूँ जब शेयर आपको अलॉट हो जाएंगे, तब तक के लिए नहीं। तो वो पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ। ऑफर्स टू बी मेड स्पेसिफिकली एड्रेसिंग पीपल, वो बात तो अपन ने स्टार्टिंग में भी की। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइन करने वाली स्टोरी तो आपको पता है, वो PAS 3 वाली वही है कि जैसे ही अलॉटमेंट हो गया ROC को अपडेट करो कि आपने किसको कितने शेयर अलॉट किए और वो रिटर्न फाइल कर दो। नहीं करोगे तो उसकी पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, 1000 रुपीज़ पर डिफॉल्ट पर डे, जब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा। मैक्सिमम पेनल्टी 25 लाख रुपए, ठीक है। मैंने बोला था महंगा पड़ेगा बस। तो 42 भी आपका कंप्लीट यहाँ पे। तो इसके साथ अपने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स पैकअप हो चुके। मान लिया जाएगा कि पब्लिक ऑफर है और भी पब्लिक ऑफर के सारे कंप्लायंसेस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। हाँ, वही बोला ना, डीम्ड पब्लिक ऑफर का मतलब कि अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पे 200 से ज्यादा लोगों को शेयर्स ऑफर कर दिए, वो प्राइवेट प्लेसमेंट रहा ही नहीं ना, फिर वो पब्लिक ऑफर हो गया। तो पब्लिक ऑफर के कंप्लायंस फॉलो करो, ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है। और आप वो कंप्लायंस फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी हम उस हिसाब से लगाएंगे, वो बोला।